नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान और उनके बलिदान की प्रेरक कहानियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम आज़ादी का सफ़र आकाशवाणी के संग। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। 28 जुलाई 1921 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार करने का फैसला किया था। वर्ष 1920 में देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस वर्ष छात्रों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा या उनके समर्थन से चलाए जा रहे स्कूल छोड़ दिए। ब्रिटिश कार्यालयों में नौकरी करने वाले लोगों ने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। जनता ने असहयोग को दर्शाने के लिए ब्रिटिश सामान को जलाने के लिए बड़े पैमाने पर रैलियों में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। ब्रिटेन के कारखानों में बने सामान की तुलना में लोगों ने स्थानीय कारीगरों के बने सामान को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। 28 जुलाई 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने असहयोग आंदोलन के संबंध में एक बैठक बुलाई। कांग्रेस ने इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के एक हिस्से के रूप में नवंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार करने का फैसला किया। प्रिंस ऑफ वेल्स को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों द्वारा निभाई गई आवश्यक भूमिका के लिए धन्यवाद देने के वास्ते भारत का दौरा करना था। नवंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार करने के फैसले का मतलब था कि भारत अंततः ब्रिटेन के शाही परिवार के समक्ष उसकी अवज्ञा का प्रदर्शन कर सकता है। बहिष्कार की तैयारी शुरू हो गई। महात्मा गांधी ने आंदोलनकारियों के साथ जेल भरने की मांग की। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत सुनसान सड़कों और बड़े पैमाने पर देशव्यापी हड़ताल के साथ किया गया था। देश भर में राजनीतिक बैठकें भीड़ की हिंसा से प्रभावित हुईं। मुंबई में स्थिति बिगड़ गई और वहां पुलिस की दमनपूर्ण कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। नवंबर 1921 में असहयोग आंदोलन का अगला चरण शुरू हुआ, जिसने सरकार को हिलाकर रख दिया। हम स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर ठाकुर को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 28 जुलाई 1927 को झारखंड के गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी गांव में हुआ था। वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। ठाकुर झारखंड के संथाल परगना की राजमहल पहाड़ियों में लगभग 6 महीने तक भूमिगत रहे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और कोलकाता सेंट्रल जेल भेज दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात रामेश्वर ठाकुर राजनीति में आए और उन्होंने झारखंड में संथाल परगना में सामाजिक सुधारों और ग्रामीण पुनर्निर्माण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। रामेश्वर ठाकुर ने 1965 में हरिदेवी मेमोरियल फंड की स्थापना में मदद की। 1976 में उन्होंने गोड्डा में हरिदेवी ग्रामीण रेफरल अस्पताल और 2002 में अपने पैतृक गांव ठाकुर गंगटी में कैंसर, कुष्ठ रोग और टीबी के लिए अस्पताल स्थापित करने में मदद की। रामेश्वर ठाकुर ने 1998 से 2001 तक और फिर नवंबर 2004 के बाद भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
उन्होंने 2007 में कर्नाटक के 15वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। 24 जून 2009 को शेष कार्यकाल के लिए उन्हें मध्य प्रदेश स्थानांतरित कर दिया गया। रामेश्वर ठाकुर 15 जनवरी 2015 को मृत्यु तक लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान भारतीय को नमन। आज हम मध्य प्रदेश के नन्हे खां को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता के पहले संग्राम के दौरान अपने इलाके के विद्रोहियों के साथ कई अवसरों पर ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी। नन्हे खां को अंग्रेजों ने एक मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया और 28 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। वीर शहीद को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव पर ये विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में 30 जुलाई तक ऊर्जा सप्ताह मनाया जा रहा है। कल टिहरी में ऊर्जा सप्ताह मनाया गया। कार्यक्रम में विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही बिजली बचत और बिजली से जुड़े नए नए तकनीकों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। प्रदेश में THDC और UPCL सभी जिलों में इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। श्रोताओं, प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम में राज्य के लोगों को स्वप्रेरणा से अपने घरों में तिरंगा फहराए जाने के लिए जागरूक किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करने को कहा। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए, आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए, हर घर फहराएं तिरंगा। श्रोताओं, प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोविड संक्रमण रोकने के लिए 5 सूत्री रणनीति जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी में कहा गया है कि सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क पहनना जरूरी है। प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने जिलाधिकारियों को जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों की अधिक से अधिक जांच की जाए। अस्पतालों में कोविड रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर, ICU बेड और जरूरी दवाइयां उपलब्ध हों। राजकीय और निजी अस्पतालों में रोजाना कोविड संक्रमित मरीजों की सूचना ली जाए और उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाए। हल्के लक्षण वाले रोगियों का होम आइसोलेशन में इलाज किया जाए। जी हां श्रोताओं, हमें अभी भी कोविड अनुरूप व्यवहार करना है और इसके लिए हमें मास्क अवश्य पहनना है और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना है। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।